नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। वैसे तो कोर्ट बंद है, कोर्ट में बहुत ज्यादा कार्यवाहियां चल नहीं रही हैं, लेकिन बिहार में वोटर लिस्ट के जो एसआईआर वोटर लिस्ट में हो रहा है उसको लेकर जो तमाशा था वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एडीआर उसको लेकर गया था और वहां पर हमारा जो चुनाव आयोग है उसने जो तर्क दिए वो बड़े शानदार थे। आधार नागरिकता का कार्ड नहीं है, उससे नागरिकता आपकी पुष्ट नहीं होती है, ये वो। जज साहब ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की। एक जगह कहा कि जितने आप कागजात मांग रहे हैं उतने कागजात तो हमारे पास भी नहीं है। लेकिन कुल मिला जुलाकर जो डायरेक्टिव आया, डायरेक्टिव भी वो पूरी तरह से नहीं है। आप कह सकते हैं जो टिप्पणी आई वो कुछ खास समझ में नहीं आई। शुरू में लगा कि इन्होंने कह दिया है कि ये 3 डॉक्यूमेंट आप यूज करें, लेकिन बाद में समझ में आया कि उसमें भी कोई आदेश जैसी चीज नहीं है। आगे उस पर जो डेट दी गई है वो पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद की दी गई है। ये सारा खेल क्या है, कोर्ट में क्या हो रहा है, नागरिकता कैसे डिसाइड होनी चाहिए, बिहार में जो एसआईआर लाया गया है वो कितना संविधान के अनुरूप है, कितना नहीं है, इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करने के लिए आज हमने बुलाया था जस्टिस अंसारी को। आप लोग पहले भी उनसे परिचित हैं। सर, बहुत स्वागत है। सर, सवाल नहीं पूछ रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस पे आपकी एक टिप्पणी पहले, उसके बाद सवाल जवाब। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉइंट आउट किया है जी, कि इलेक्शन कमीशन को सिटीजनशिप डिसाइड करने का कोई पावर नहीं है। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। जी, वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि होम मिनिस्ट्री का है और सही है, उसके लिए फॉरेनर्स कोर्ट है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं। किसी कोर्ट को जो ये पावर दिया जाता है अंदर फॉरेनर्स एक्ट, वही डिसाइड कर सकता है कि वो फॉरेनर है कि नहीं है। ये बात ज़रूर है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जब किसी के ऊपर में होता है कि एक्यूजेशन है कि वो सिटीजन नहीं है इंडिया का, तो उसके ऊपर में बर्डन रहेगा प्रूव करने का कि आप इंडियन सिटीजन हैं। ये डिफरेंस है। जी, जैसे कि फ्रेंच क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है कि अगर आपके ऊपर एक्यूजेशन हुआ कि आपने मर्डर किया है, तो ये आपका बर्डन है प्रूव करना कि आपने मर्डर नहीं किया है। जी, इंग्लिश सिस्टम ये है कि एडवर्सरियल है कि भाई जो भी एक्यूजेशन लाएगा उसको प्रमाण करना है कि मर्डर आपने किया, मर्डर किया है कि नहीं किया। ये है। जी। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, अब मैं पासपोर्ट भी मेरा 40 साल की उम्र में बना, तो मैं शुद्ध रूप से हिंदुस्तान में पैदा हुआ, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई, सब हुआ। लेकिन अचानक कोई मुझसे कहे कि तुम सिद्ध करो भारतीय नागरिक हो। अब मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। मेरे माँ के पास भी नहीं है, मेरे पिताजी के पास नहीं है। मेरा राशन कार्ड में नाम है, पुश्तैनी कुछ ज़मीनें हैं, वगैरह वगैरह है। मैं कैसे प्रूव कर पाऊंगा? क्योंकि कोई ऐसा कार्ड तो हमको दिया नहीं जाता कि ये तुम्हारा नागरिकता कार्ड है, और जिस कार्ड पे हम इतना भरोसा कर रहे थे आधार पे कह दिया गया कि ये नागरिकता नहीं है। ये भी एक एनिग्मा है। वो इसलिए कि अगर मेरे ऊपर बर्डन आता है कि मैं प्रमाण करूं कि मैं इंडियन सिटीज़न हूं कि नहीं, तो वो मैं प्रमाण करूंगा। आप कैसे दे सकते हैं? ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हीं के बेसिस पर होगा। वो हो सकता है इलेक्टोरल रोल, उसको आप सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं बोल सकते हैं। वो आप इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट से मैं ये समझता हूँ कि प्राइमा फेसाई जो है ये आदमी इंडियन सिटीजन है। आजकल पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इलेक्शन का जो ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि सिर्फ सिटीजनसी का नाम सिर्फ भारतीय नागरिकों को वोटर लिस्ट में दर्ज करें। हाँ जी, वहाँ तक आप जायज़ हैं। उसके लिए आप अगर डॉक्यूमेंट मार रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इससे इंडियन सिटीजनशिप इलेक्शन कमीशन के पास में प्रमाण करना होगा, तो नहीं, वो आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। आपको सिर्फ एनरोलमेंट करने का है। इसका मतलब प्राइमेसी आपको जो आदमी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देना चाहिए। जैसे प्राइमेसी आजकल जो है वो कोलेजियम सिस्टम आप समझते हैं। कोई रिकमेंडेशन अगर होता है किसी को हाई कोर्ट जनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट देता है रिकमेंडेशन, तो गवर्नमेंट जो है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उसी को एक्सेप्ट करना होगा। इसी को प्राइमेसी बोल रहे हैं। और यहाँ भी जो
इलेक्शन कमीशन के पास में इंडियन सिटीजन जाके बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, या इलेक्शन कमीशन ने जैसे अब बोला है कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स सिटीजनशिप के लिए नहीं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि ये आदमी सिटीजन है। अब उसमें पासपोर्ट है, हर चीज़ डुप्लीकेट बन सकता है, इंडिया में नहीं फॉरेन में भी बनता हाँ, है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो पासपोर्ट भी गलत बन सकता है। एकदम। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ आधार कार्ड ही गलत बन सकता है और पासपोर्ट नहीं बन सकता। वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बार ज़रूर है कि आधार कार्ड में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस इज़ ए कार्ड फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपको शनाख्त करता है ये आदमी कि ये आप अशोक पांडे हैं और मैं इकबाल अंसारी हूँ, यही है, ये सिटीजनशिप नहीं है। लेकिन एक्नॉलेज तो वो कर रहा है ना, आधार एक्नॉलेज तो कर रहा है कि बिल्कुल। आप अशोक पांडे हैं। और किसी गैर हिंदुस्तानी का आधार नहीं हो सकता है, आधार हिंदुस्तान में ही है। और सबसे मज़ेदार बात है कि आपने पासपोर्ट की बात की, अगर पासपोर्ट आपको रिन्यू कराना है या पासपोर्ट नया बनवाना है आपको, तो उसमें आधार कार्ड आराम से यूज़ किया जाता है। अभी भी है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसी मांग रहा है उसके लिए आधार कार्ड ही दे रहे हैं जी। तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इग्नोरिंग द फैक्ट कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आधार के बेसिस पर इशू हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, एक ये जो शुरू हुआ आधार के सेचुरेशन का, कल भी मैंने इस पर बात की थी कि 112% आधार है, 125% है, खासतौर पर सीमांचल वाला इलाका जहां मुसलमान बहुमत में है थोड़ा सा, उस इलाके में ये कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेचुरेशन है, जितने लोग हैं उससे ज़्यादा आधार हैं। जबकि मैंने कल भी किया था और वो डेटा कोई भी देख सकता है, वो कहीं और से नहीं, आधार की वेबसाइट पे है कि ये तो बहुत सारी जगहों पर है। गुजरात में मैंने दिखाया कि डांग में सबसे ज़्यादा है, हिमाचल में है, मध्य प्रदेश में है, लगभग सारी बड़ी जगहों पे ऐसा है कि नंबर ऑफ आधार ज़्यादा है। ये हो कैसे गया? आधार बनने की गड़बड़ी से हो गया कि ज़्यादा लोगों ने 2-3 बना लिए, क्योंकि सेंसस हुआ नहीं है, जनसंख्या पता नहीं है कि जनसंख्या एग्जैक्टली कितनी है, तो कैसे कंपेयर कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपको पॉपुलेशन का पता ही नहीं है, आप कैसे बोलेंगे कि वो 20 आदमी एक्स्ट्रा और बल्कि 100 लोग रहते हैं 120 है। अब जो समझ में आ रहा है ये पॉपुलेशन का काउंटिंग नहीं है, ये जो बैकवर्ड लोगों का जो सेंसस हो रहा था उसके फिगर के ऊपर में, जाति जनगणना के ऊपर, दैट इज द उसका तो कोई आधार नहीं है, वो तो नहीं बन सकता। वो तो पॉपुलेशन आपको मालूम होना होगा तभी आप बोल सकते हैं। और गुजरात में तो ट्राइबल एरिया में, जैसे आपने कल दिखाया है, ट्राइबल एरिया में आधार ज़्यादा बना हुआ है, 135 हैं, 125 हैं। हाँ, तो 125 135 ट्राइबल एरियाज में। वहाँ कहाँ, वहाँ ना बांग्लादेशी जाता है ना रोहिंग्या जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा वहाँ पे। ये भी तो है कि आधार तो पैदा हुए बच्चे का बन जाता है। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि अगर सेंसस नियमित भी हो रहा है तो 10 साल बाद वो सेंसस में आएगा, तब तक तो परसेंटेज से काम चलाया जाएगा, कितना परसेंट ग्रोथ हुई होगी। देखिए, एक तो ये है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। आप पहले भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो चुका है, आपके पास ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल है, बिल्कुल। अब आपको सिर्फ अपडेट करना है, लेकिन आपने इसको सारा का कर दिया। अब आप बोल रहे हैं कि 2003 में भी हुआ था, लेकिन 2003 में डॉक्यूमेंटेशन कहाँ था? 2003 में कल स्क्रॉल में एक रिपोर्ट आई थी, आपने भी देखा होगा कि वो ऑर्डर ही गायब हो गया है, वेबसाइट तक से गायब हो गया है, जो 2003 में रिवीजन के लिए दिया गया था कि ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के हिसाब से रिवीजन होगा, वो मिल ही नहीं रहा है। इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही दे सकता है। लेकिन ये है कि आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो सामने आके बोल नहीं रहा है, जो रूलिंग पार्टी है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को आर्गुमेंट्स अपना देते हैं कि इस वजह से हो रहा है। अब ये बोला जा रहा है कि जो है बिहार में जैसे समझ लीजिए कि 10 लाख 20 लाख नॉन सिटीजन जो हैं या फॉरेनर्स जो हैं वो आके, उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो आके इंडियन सिटीजन बन गए हैं। अगर आपको मालूम है यहाँ 20 लाख लोग बने हैं
तो वो कौन है आपको क्यों नहीं मालूम है? उनको आपको बाहर कर फिगर दीजिए। पता है लेकिन मालूम नहीं कि कौन बना है, तो फिगर कैसे मिल गया आपको? ठीक बात है। सिंपल सी बात है। अगर आप बोलते हैं कि 10 आदमी हैं तो आपको जरूर मालूम होगा 10 आदमी नहीं हैं। कौन 10 से 10 आदमी आदमी नहीं हैं? है तो 8 आदमी तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल। वो तो आपको मालूम ही नहीं है कि कौन बना नहीं बना। दूसरा ये है कि आप पावर में हैं, बीएसएफ आपके पास में है, आर्मी आपके पास में है, स्टेट गवर्नमेंट आपके पास में है, वैसे तो आधार बनाने का अधिकार भी आपके पास में ही है। आधार बनाने का अधिकार भी आपके पास में है, और आप बोलते हैं कि आधार सही नहीं बना है या फॉरेनर्स आ गए, तो आप क्या कर रहे थे? आपको जो हिंदुस्तान है और इसके लोगों ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, आप बड़े मज़े से पावर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पावर एंजॉय कर रहे हैं तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इस इन्फिल्ट्रेटर को या घुसपैठियों को रोकें। आप क्यों नहीं रोक रहे? ठीक बात है। और इन्फ्लिट्रेटर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, फिर हमको तो यही नहीं पता कि कौन कौन से आ रहे हैं। और कल मैंने जो देखा था उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि बॉर्डर एरियाज जो हैं वहाँ पर हमने कई जगह देखा था कि ये 100 से ऊपर है सिचुएशन। तो अगर ये मेरा लॉजिक नहीं है, अगर उनका लॉजिक मान लें कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो आ रहे हैं वही एक्स्ट्रा बनवा रहे हैं, जो हिंदुस्तानी हैं उनमें कोई दिक्कत कहीं नहीं है, तो बॉर्डर पे होना तो उनका ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल है, भाई बॉर्डर पे तो पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और बात सर, मैं जस्ट आपसे समझना चाह रहा था इसको कि कोर्ट वाला जो डायरेक्टिव है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं अभी अगर मैं बोलूँगा तो हो सकता है लोगों को यकीन ना हो, लेकिन मुझे इस तरह के एक डायरेक्टिव की उम्मीद थी। ये नहीं है कि कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कोर्ट ने। एक तो कोर्ट ने बोला है कि ये 3 डॉक्यूमेंट जो है, आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी, इसको आप कंसीडर करें। नहीं, बल्कि कोर्ट ने बोला कि आप कंसीडर कीजिए कि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोर्ट जब कोई सुझाव देता है डायरेक्शन नहीं दिए हुए, वो भी एक पोलाइट वे ऑफ गिविंग ए डायरेक्शन है। एक तो हम ये समझना चाहिए, जैसे हम लोग ऑर्डर में लिखते हैं कोर्ट के, ही मे डू दिस। ही मे मतलब ये नहीं कि तुम नहीं करोगे, वो मैं जो है वो उसके लिए शैल बन जाता है। अभी प्यार से कह रहे हैं, नहीं करोगे तो नहीं करोगे तो हमारी लैंग्वेज बदलेगी जी। दूसरा ये बोलना चाहता हूँ कि कोर्ट ने बोला जो है, क्या नाम उसका, आप जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे उसके ऊपर में आप एक्ट नहीं करेंगे जब तक कि कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर ले। ओह, तो ये है इसका इसको मतलब, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये इसका इंटरेस्टिंग मतलब ये है कि आप जो है उसके ऊपर में आप कुछ कर तो नहीं सकते हैं उसको। अब आपने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है, वो जो कोर्ट ने तारीख दी है, पता नहीं 28 है या जो भी है, उस तारीख में कोर्ट डिसाइड करेगा कि अब क्या करना है। ओके। आपको छूट तो नहीं दे दी ना कि आप बना लीजिए। तो ये कि कुछ नहीं, यानी जो छूट दी है वो ये कहा है कि डेटा कलेक्शन आप जारी हाँ, रखिए, उस डेटा का करना क्या है ये हम बताएंगे। उसका कारण ये है कि एक तो जिसमें कोर्ट का कमेंट या टिप्पणी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पहले वाले हियरिंग में आया था, इसमें नहीं, इससे पहले वाले में, कि अभी इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कोई ऐसी बात नहीं जिसमें हमें कोई इंटरिम ऑर्डर देना है। ठीक है। अभी ये भी आ रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है तो कोर्ट उस इलेक्शन प्रोसेस को नहीं रोक सकता। जैसे कि अगर इलेक्शन प्रोसेस में आता है, समझ लीजिए डेट डिक्लेयर हो जाती है, हाँ, कि मैं नहीं हूँ सिटीजन, मैं नहीं हूँ या मैं हूँ, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं है ये, तो वो वही रहेगा। इलेक्शन हो जाएगा और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो केस बनेगा, वो केस हाई कोर्ट में बनेगा, उसमें आप प्रमाण होगा जो भी करना है। या वो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को अगर हम लोग चैलेंज करते हैं तो वो डिसाइड इलेक्शन के बाद होगा। तो आज के दिन में कोई कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, बिल्कुल, इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुए हैं, बिल्कुल, और ये इंडिकेशन कोर्ट ने दे दिया है कि आप इसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। अब ये इलेक्शन प्रोसेस को स्टॉप करने का कोई है ही नहीं, क्योंकि कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। दूसरा, ये मेरा आपका ओपिनियन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सबको एक्सेप्टेबल होगा। ये जो है ना, ये कि हम इलेक्शन प्रोसेस पर
कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं देंगे। ये कोर्ट का सेल्फ इम्पोज्ड है। दे सकता है वो चाहे तो। इसका मतलब कोर्ट दे भी सकता है। जहाँ पे एक मैसिव कोई गलती हो रही है या अन्याय हो रहा है तो कोर्ट क्यों नहीं दे सकता है? आप इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए, फिर भी कोर्ट दे सकता है। ये तो कोर्ट का कर्टसी है कि कोर्ट खुद अपने ऊपर में। ये चीज़ हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो कोर्ट का पावर है, पर्टिकुलरली रिट इशू करने का पावर, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन इज सेल्फ इम्पोज है। क्योंकि कोर्ट जो है रिट इशू करना, मतलब रिट जो है वो किंग इशू करता था, उसको तो कोई लिमिटेशन नहीं था जी। वो जो चाहे वो ऑर्डर दे सकता है। बिल्कुल। तो वही रिट है। अब उस पर आपने सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं ताकि डेमोक्रेसी ठीक से फंक्शन कर सके। ऐसा ना हो कि बार-बार बीच में अन्याय नहीं हो जाए जी, कोई गलती नहीं हो जाए जी, जिसमें सिस्टम चलता रहे, उसके लिए ये लिमिटेशंस है। ये नहीं कि कोर्ट को पावर ही नहीं है। ये भी कुछ जगह मैंने देखा, कुछ चैनल्स पर कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे थे कोर्ट का पावर है ही नहीं, एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाए। ऐसा नहीं कि कोर्ट का पावर नहीं, कोर्ट का पावर तो रहेगा ही। कोर्ट करेगा नहीं करेगा वो क्वेश्चन है। सामान्य तौर पे कोर्ट उस समय बचता है, नहीं करता सामने नहीं करता है, क्योंकि क्यों प्रोसेस हम डिरेल करें। यस, अगर गलत हो रहा है तो इलेक्शन खत्म होने के बाद में हो जाएगा जी। और अगली सुनवाई है, प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद सुनवाई उन्होंने रखी है, तो उसमें क्या हो सकता है? जैसे आपने कहा कि डेटा कलेक्ट कर लीजिए, ये अब कोर्ट मेकअप करेगा इट्स माइंड कि हम क्या करेंगे इसमें। नहीं, जिस तरह का डायरेक्टिव ये था, इसको देख के इसी को देख के हम तो आपसे ये चाहते हैं ना कि कुछ अंदाजा क्या लगता है, क्योंकि आप उस सिस्टम को अंदर से जानते हैं, तो किस तरह का, व्यक्ति के रूप में नहीं, सिस्टम के रूप में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फलां जज साहब क्या करेंगे। के हिसाब से तो आगे बढ़ना नहीं चाहिए जब तक ये डिसाइड नहीं हो कि भाई जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अच्छा सर, थोड़ी देर कोर्ट कचहरी से बाहर आ जाते हैं, नॉर्मल दो सिटीजन्स की तरह बात करते हैं कि चलो आपको एसआईआर करना है, और अब ये भी तय हो गया कि जो आधार की आप बार बार बात कर रहे हैं उसकी जो एनॉमली है वो पूरे देश में है। तो आप ऐसे टाइम में जब 6 महीने साल भर कोई इलेक्शन नहीं होना, ऐसे भी टाइम आते हैं कि 6-6 8-8 महीने स्टेट इलेक्शन भी नहीं होते, वैसे टाइम में नेशनल लेवल पर एक रिवीजन कर लेते, आपके पास टाइम भी होता, कोई किसी तरह का आरोप भी नहीं लगाता। चुनाव के 3 महीने पहले बिहार में आप शुरू करते हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता आपको? देखिए, जिसके भी पास डिस्क्रिशन होता है, पावर, एक तो ये है कि इसमें डिस्क्रिशन नहीं है आपको, एक है पावर एक्सरसाइज करने का आपको डिस्क्रिशन है। तो जहाँ डिस्क्रिशन होता है वहाँ ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैंने जो है आर्बिट्रेरली नहीं किया है जी। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी है कि वो बोले कि हमने जो है ये एसआईआर जो हमने लिया है ये इस वजह से लिया है या इस वजह से नहीं लिया है। मुझे नहीं मालूम, जहाँ तक मुझे पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ नहीं किया है कि वो क्यों रिवीजन कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, मतलब ये खास तौर से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो खास तौर पे कोई खास वजह होनी चाहिए उसकी, खास हो जानी चाहिए। आपको पॉलिटिकल पार्टी आके बोल रहा है इस वजह से। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का माइंड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका तो कोई ये नहीं है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसमें जो हमने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा है उसमें कुछ आया नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये बात उठाया गया है कि टाइम कम है, फ्लड वहाँ होता है, सारी दुनिया जानती है बिहार में फ्लड ऐसा हो जाता है कि मेरा लोग घर बिहार के डिसलोकेट हो जाते बॉर्डर के इलाके का है, तो हर साल का तमाशा है, हर साल की परेशानी है वो। उसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ हमें समझना चाहिए। एक मेरे ख्याल में अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो एक शख्स थे, उनका नाम हेम बरुआ था, आसाम से, जी, सोशलिस्ट थे और बड़े दबंग थे। तो उन्होंने पार्लियामेंट में नेहरू के टाइम में कुछ इश्यूज रेस किए और नेहरू को उनके क्वेश्चन पर बड़ा गुस्सा आया। तो हमारे जो सोशलिस्ट लीडर थे, क्या नाम है उसका, राम मनोहर लोहिया, उन्होंने नेहरू को बोला, नहीं, आप नौकर हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको सेटिस्फाई करें। तो नेहरू, जिसको इंडिया का मॉडर्न मेकर कहते हैं हम,
उसके लिए बोल रहे हैं कि आप नौकर हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बिल्कुल। आपके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब नहीं है कि आप बर्सर्क हो जाएं, आप जहां मर्जी वो करें, वो तो नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए आपके ऊपर में ज़्यादा रिस्ट्रेन है, इसलिए आपके ऊपर में ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये तुम्हारे भले के लिए और इस वजह से कर रहा हूँ। बिल्कुल। कोई इंडिकेशन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी किसी चीज़ को अपना प्रेस्टीज इशू कैसे बना सकता है, कभी भी नहीं बना सकता। लेकिन आजकल यही हो रहा है। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी खुद को प्रधान सेवक अब कहते ही हैं। यही आप देख लीजिए, नेहरू को बोल रहा है, पार्लियामेंट में बोल रहा है कि आप नौकर हैं, आप इनको सेटिस्फाई कीजिए। अच्छा, ये सच भी है, कोई और ये गलत नहीं बोल हकीकत- रहे हैं, ये सच भी है कि आप है। मतलब बेसिकली आप जनता की सेवा करने के लिए वहाँ जनता पे की हो। सेवा करने के लिए। और आपका मैंडेट जो है वो संविधान के अंदर है, आप उससे उससे आगे पीछे कुछ नहीं है आप। अब उनको ऐसा दिखाया जाता है, इट इज ए प्रेरोगेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन। प्रेरोगेटिव क्या होता है? एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में, हम रिपब्लिक डेमोक्रेसी है ना, हम इंग्लैंड से बहुत ऊपर हैं। बिल्कुल। हमारा जो इलेक्टेड हेड है, हमारा हेड जो है प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है। उनका हेड तो किंग है, किंग है, उनके यहाँ hereditary है वो। प्रेरोगेटिव हो सकता है। हमारे यहाँ प्रेरोगेटिव क्या होता है? कुछ नहीं होता प्रेरोगेटिव। आप कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक काम करेंगे। उसमें आपने जब एक डिसीजन लिया है तो आप बताइए जिन लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है। आप कैसे छुपा सकते हैं? वो तो डिस्क्लोज करना होगा। बिल्कुल। और अब जो फाइल होगा सुप्रीम कोर्ट में, जो भी जवाब आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो ज़रूर डिस्क्लोज करेंगे कारण ये कि हमने करना, क्यों किया है। क्यों किया। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कोर्ट की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं, अब वक्त का मामला भी दोबारा आएगा और भी जो मामला थे वो भी दोबारा आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये खुलने के बाद कोर्ट काफ़ी हंगामा खेज होगा? इस बीच में गवई साहब ने बहुत सारे बयान दिए हैं अच्छे अच्छे। उमर वाले मामले में भी हाईकोर्ट ने बहुत सही सवाल पूछा है, जो मतलब मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था कि हाईकोर्ट अब भी ये सवाल पूछ रहा है कि भाई कितने दिन किसी को हम जेल में रख सकते हैं। और जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव वकील हैं वो कहते हैं कि ये देश को बांटना चाहते थे, देश के दुश्मन हैं, तो ये जेल में रहें तो बेहतर है। सर, एज अ जज, एज अ सिटीजन, जैसे भी आप जवाब देना चाहें, ये आपका प्रेरोगेटिव है यहाँ पर। लेकिन आप ये सोचिए कि आप 5 साल में ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं, सिवाय इसके कि वो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में था जिसमें चैट्स भी नहीं मिलती हैं, वो सारी डिटेल हमने देखी हैं। आप कैसे, किस अधिकार से किसी को देश का दुश्मन, देश को बांटने वाला कह सकते हैं, जब 5 साल सारी एजेंसीज मिलके कोई हथियार नहीं बरामद करती हैं, कोई प्लाट ऐसा नहीं बरामद करती हैं, कुछ भी ऐसा बरामद नहीं करती हैं। एक वीडियो जो दिखाया गया था, पता चला कि वो काट के वीडियो दिखाया गया था, उसमें शांति की अपील है बाद में। और फिर आप कैसे कह लेते हैं वहां पर कि इनको जेल में ही पड़ा रहना चाहिए? मतलब आप कोई क्राइम प्रूव नहीं करोगे, अगला बंदा 20 साल जेल में रहेगा। और कल को अगर वो छूट के आ जाएगा तो उसके लिए क्या होगा? उसके 5 साल तो वापस नहीं आने हैं। अब ये देखिए, जो कैनेडी को जिसने गोली मारा था जी, उसकी जमानत तो 3-4 दिन के अंदर में हो गई थी। हम्म। यहाँ एक आदमी 5 साल से है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर मेरे एक पास, नहीं सर, कम से कम 7 या 8 लोग हैं। खालिद हाँ। सैफी हैं, सरजिल इमाम मैं हैं। आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं जज हूँ और मेरे सामने कोई चीज़ आया है, कोई पिटीशन, बेल पिटीशन ही सही, और उसको कोई विड्रॉ कर रहा है, ये हमारे ऊपर एक इंसल्ट है कि ये आदमी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं कि मैं न्याय करूंगा। कई बार हो चुका है, कई बार विड्रॉ करना पड़ा है। तब जब ये हालत हो गई है कि आप आदमी को कॉन्फिडेंस में ही नहीं ला सकते, आपके ऊपर में फेथ नहीं है लोगों को, आपके ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को, तो आप कैसे जज आए? आप कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना लोगों का भरोसा। आप लोगों का भरोसा जीतिए, इसीलिए बोलते हैं, उसको जीतना बोलते हैं। बिल्कुल। और आप किसी को 5 साल हो गए रखे हुए हैं, आप केस भी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और कोई मटेरियल नहीं है जहाँ तक अभी तक आया है, कोई भी सॉलिड मटेरियल उसके खिलाफ नहीं है, तो क्यों रखे हुए हैं? और कोर्ट ईमानदारी तो कोर्ट की है ना, कोर्ट क्यों रखे हुए हैं? सारे जज साहबान जो हमारे हैं बड़े बड़े, सब ये बयान दे चुके हैं कि जमानत जो है वो अधिकार है, जमानत जो है अधिकार है। लेकिन ये 8-10 लोगों के लिए वो जमानत अधिकार क्यों नहीं बन पाता है?
उनका भी तो अधिकार है, वो भी तो भारतीय नागरिक हैं। लेट अस टेक इट द वर्स्ट सिनेरियो कि जो ठीक है उन्होंने किया है, तो जमानत क्यों नहीं हो सकती है? केस चलेगा, केस चलेगा, और जब फैसला होगा तो आप 20 साल की सजा दीजिए या फांसी पे चढ़ा दीजिए, वो आपका अधिकार है। वो आप जब पावर में नहीं थे तो आप ही सेडिशन के खिलाफ जो है चिल्लाते थे कि ये लॉ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ये कॉलोनियल लॉ है। और अब आप सेडिशन को पकड़े हुए हैं, बिल्कुल, छोड़ने को तैयार नहीं है सेडिशन। और उससे भी खतरनाक कानून लेके आया अभी महाराष्ट्र में, जो जन सुरक्षा कानून आया है, हम लोग उस पर भी कभी बात करेंगे। बेहद खतरनाक कानून है। आज मेरी राजू पारुलेकर से बात हो रही थी, और बेहद खतरनाक कानून है। एक से एक ऐसे कानून लेके आ रहे हैं कि बस लोगों को गिरफ्तार करके डाल दो और जमानत ना मिले। अगर कानून का मतलब ये है कि लोगों को गिरफ्तार करके जेल में रखें, तो फिर कानून की जरूरत ही नहीं है। कानून की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी कर लें, आपको पावर है। बिल्कुल। जस्टिस साहब को हम लोग बुलाते ही इसलिए हैं कि उन मुद्दों को बहुत गहराई से समझ सकें जो हमारी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि कानून अपने आप में पेचीदा होता है, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। कल जब लाइव लॉ पे रिपोर्टिंग आई तो एक जगह डायरेक्शन लिखा हुआ था, एक जगह कुछ और लिखा हुआ था, तो मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि असल में सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। लेकिन आज मुझे लगता है इस बातचीत को समझने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि डायरेक्टिव्स भी जो होते हैं, कोर्ट जो ऐसे भी कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही जो मैंने नोट की, कि कोर्ट अगर अपने फैसले में ऐसे भी कुछ कहता है जो आदेश नजर नहीं आता है, तो वो भी आदेश जैसा ही होता है। इसलिए अगर कहा गया है कि 3 दस्तावेजों का आप इस्तेमाल करें या करने के बारे में विचार करें, तो असल में कहा गया है कि आपको इन 3 दस्तावेजों को भी शामिल करना चाहिए। दूसरी बात यह कि अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन यह भी सच है कि प्रोसेस जारी रहेगा। वो प्रोसेस लागू होगा कि नहीं, ये अगली सिटिंग में जब अगली बार कोर्ट बैठेगा, अगर कोई फैसला करता है तो तय होगा। और शर्जील इमाम और बाकी लड़कों पर मैं बात करना चाहता था, क्योंकि हाई कोर्ट की वो टिप्पणी मुझे अपने अंदर चुभती हुई नजर आ रही थी कि आखिर किसी को कितने दिनों तक जेल में रखा जा सकता है। 5 साल बिना अभियोग साबित हुए किसी को जेल में रखना, मैंने लिखा था कि ये आज़ाद भारत के सबसे बड़े अन्याय का सबूत है। थैंक यू सर आने के लिए। आगे भी आपको हम परेशान करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।